सेक्शन नंबर 262 कराने जा रही हूँ मैं आपको। देखो, हमने कल कवर किया था कहाँ तक, एक बार सुनो पहले। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, कि हमारा कंपनीज एक्ट कौन कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है। हमने आपको बताया कि आपका एक्ट लगता है जो कंपनी इस एक्ट के अंदर बनी है या प्रीवियस कंपनी लॉ पे बनी है। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जब तक कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इनके स्पेशल एक्ट के अगेंस्ट ना हो। कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट पार्लियामेंट, दैट इज़ आरबीआई, एलआईसी वगैरह, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके बोल दे इस बॉडी कॉर्पोरेट पे कंपनीज एक्ट के रूल्स लगेंगे तो लगेंगे। डेफिनेशन 220 सेक्शन में दी गई थी, कंपनी फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने, क्लैप्स याद आ रहा है? सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम और द पर्सन हु कंपोज इट। कंपनी का मेंबर भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। केस का नाम था मकारे वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एक कंपनी के मेंबर का कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता। कमिंग ऑन टू परपेचुअल सक्सेशन, members may come or go but the company goes on. No effect of a member's death, insolvency, transfer of share on the existence of the company. Artificial legal person created by law, natural person है नहीं, इसलिए बोलते हैं artificial legal person। human being की तरह ज़्यादातर सारे काम कर सकती है except a few one। और फिर इसके बाद में हमने बोला कि भाई किसके थ्रू वर्क करेगी, ह्यूमन एजेंसी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके बाद में क्या लिया था, कॉमन सील ऑप्शनल है, अल्टरनेटिव वे ऑफ ऑथराइजेशन दिया हुआ है, 2 डायरेक्टर सिग्नेचर कर दे या 1 डायरेक्टर और 1 सीएस कर दे तो क्या माना जाएगा, डॉक्यूमेंट इज वैलिडली ऑथेंटिकेटेड। नेक्स्ट और लास्ट लिया था इसके अंदर अपन ने क्लैप्स में लिमिटेड लाइबिलिटी बच गया। लिमिटेड लाइबिलिटी में हमने बोला कि भाई जैसी कंपनी का टाइप है वैसी उसकी लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय शेयर तो अनपेड अमाउंट, लिमिटेड बाय गारंटी गारंटीड अमाउंट, अनलिमिटेड कंपनी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी ली थी, इमेजनरी कर्टन बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स, जिसकी वजह से कंपनी के गलत कामों के कारण उसके मेंबर्स जिम्मेदार नहीं होते, दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। केस का नाम पड़ा था सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे जिनको हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। पहला एक्सेप्शन था डिटरमाइन द करेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर इट इज अ एनिमी कंपनी और अ फ्रेंड। ठीक है, कंपनी एज इट इज किसी की एनिमी नहीं हो सकती, इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, नो माइंड नो कंसर्न, बट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ एनिमी कंपनी इफ द पर्सन हैविंग द control over the affairs of company are residing in the enemy country. Daimler Company Limited against Continental Tire and Rubber Company Limited. नेक्स्ट लिया प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अगर कंपनी टैक्स की चोरी के लिए, ड्यूटीज के नॉन पेमेंट वगैरह के लिए बनाई गई है, देन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कैन बी डन बाय द कोर्ट। दिनशो मैनेजी पैटेट डी वाला केस लिया था। फिर था टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, अगर कंपनी बनाई गई है वर्कमैन ड्यूज के पेमेंट से बचने के लिए, कैन बी लिफ्टेड बाय द कोर्ट। केस आया था वर्कमैन एम्प्लॉयड इन ARIL अगेंस्ट ARIL, लिया था। इसके बाद में हमने लिया था व्हेन द कंपनी इज फॉर्म्ड एज अ एजेंट और सब्सिडरी और ट्रस्टी ऑफ अदर कंपनी, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड अगेंस्ट ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। ट्रांसपोर्ट कंपनी व्हीकल के लिए लाइसेंस चाहिए था, खुद डिस्क्वालीफाइड थी, सब्सिडरी के थ्रू एप्लीकेशन दी थी। लास्ट पॉइंट, इफ द कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। उस केस में क्या बोला था कि भाई लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कैन बी डन बाय कोर्ट। गिलफर्ड मोटर कंपनी अगेंस्ट हॉर्न का केस लिया था। एम्प्लॉय था, सर्विस एग्रीमेंट में रेस्ट्रिक्शन था कि भाई आप छोड़ने के बाद में हमारी कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करोगे। एच ने कंपनी बनाई थी और उसके थ्रू सॉलिसिटेशन किया था, तो ये बोला गया था जो काम आप नहीं कर सकते आपकी कंपनी भी नहीं कर सकती। इसके बाद हमने लिया था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी टाइप्स ऑफ कंपनीज, 3 तरीके की थी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय गारंटी 221, लिमिटेड बाय शेयर 222 और अनलिमिटेड 292 था। ठीक है, हमने बोला सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी पूछी जाती है,
सिमिलैरिटी दो है, दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों की ही लाइबिलिटी लिमिटेड है। चाहे एक की लिमिटेड है गारंटीड अमाउंट तक और दूसरे की लिमिटेड है अनपेड अमाउंट तक, लेकिन है तो लिमिटेड ना। कहाँ लिखा हुआ होता है? दोनों के ही एमओए में लिखा हुआ होता है दैट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। इसके बाद में हमने बात की थी डिफरेंसेस के बारे में। डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि गारंटी कंपनी में पैसा मंगवाया जा सकता है ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, और वहाँ पे एट एनी टाइम आप मंगवा सकते हो, चाहे तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मंगाओ और चाहे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मंगाओ। इनिशियल वर्किंग कैपिटल की बात करूँ, गारंटी कंपनी एडजस्ट करती है किससे? सॉरी, गारंटी नहीं, लिमिटेड बाय शेयर एडजस्ट करेगी अपने मेंबर से। गारंटी कंपनी वो होती है जिसको या तो ज़रूरत ही नहीं है इनिशियल वर्किंग कैपिटल की, या एडजस्ट करेगी फ्रॉम अदर सोर्सेज, फीस, चार्जेस, डोनेशन, एंडोमेंट एटसेट्रा। तो इस तरीके के कुछ डिफरेंसेस लिए थे, एक केस लॉ लिया था, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। तो अब हमारा दूसरा क्राइटेरिया स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन का। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी खत्म हो चुका है, अब आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहला लेने जा रहे हो ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। सेक्शन नंबर है 262। नाम से ही पता चल रहा है मिनिमम भी 1 है, मैक्सिमम भी 1 है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में बनाई जाती है। एक अकेला इंडिविजुअल जो प्रोप्राइटर की तरह काम कर रहा है वो भी कंपनी की एंटाइटी का बेनिफिट उठा सके, इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ओपीसी की कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी, ये न्यू कॉन्सेप्ट है जो लॉन्च ही किसने की है? कंपनीज एक्ट 2013 ने, कि एज अ प्रोप्राइटर जो अपना बिजनेस चला रहा है वो अकेला बंदा भी क्या कर सकता है? कंपनी बना सकता है, कंपनी की एंटिटी का फायदा उठा सकता है। यहाँ पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, यहाँ पे भी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट वगैरह को ईजी कर दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें, एजीएम की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी में, ईजीएम की रिक्वायरमेंट होती है, बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पर ओपीसी के केस में एक अकेला ही बंदा है, किसके साथ मीटिंग करेगा? तो यहाँ डायरेक्टली क्या बोल दिया? डायरेक्टली अगर आप डिसीजन लिख देते हो मिनट्स के अंदर तो ये मान लिया जाएगा मीटिंग हो गई। मतलब इनको एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं कि नहीं होती है डिसीजन लेने की? भाई कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, डिसीजन तो लोगों के माध्यम से ही लेगी। ठीक है, तो यहाँ मीटिंग की जरूरत नहीं होती है, यहाँ सीधे मिनट्स में लिखवा दो, हो जाता है, माना जाता है रेजोल्यूशन पास हो गया। मतलब प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है, काफ़ी इजी कर दिया गया है। अगर हम बात करें ओपीसी की, तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही थी ओपीसी लॉन्च करने में वो ये थी कि भाई यहाँ तो परपेचुअल सक्सेशन है कंपनी में, मेंबर्स में कम और गो, बट द कंपनी गोज ऑन, कंपनी मेड बाय लॉ कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय लॉ। और यहाँ तो एक अकेला बंदा है, कल को उसकी हो गई तो अब ये तो कंपनी बंद होनी चाहिए। तो भाई इसका भी कोई तोड़ निकालना ज़रूरी था। क्या निकाला? नॉमिनी की कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया। किसकी कॉन्सेप्ट को? नॉमिनी। मतलब जो अकेला मेंबर है वो एक नॉमिनी का नाम बताएगा कि इन केस मुझे कुछ हो गया ये बंदा मेरी जगह बिजनेस संभालेगा। आपने तो बोल दिया ओपीसी के आप ओनर हो, आपने बोल दिया मिस्टर ए जो है वो नॉमिनी होंगे। मिस्टर ए से पूछना तो पड़ेगा ना कि वो नॉमिनी बनने को तैयार है या नहीं है। तो मिस्टर ए की रिटर्न में कंसेंट लगेगी साथ में कि इज रेडी टू बिकम अ नॉमिनी। मेंबर कभी भी नॉमिनी को बदल सकता है, नॉमिनी कभी भी अपनी कंसेंट वापस ले सकता है। क्या देना है? नोटिस। क्या देंगे? नोटिस। दोनों को फ्रीडम दी है, छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, माइनर इस कंपनी का ना तो मेंबर हो सकता है ना ही नॉमिनी हो सकता है। सेक्शन 8 कंपनी इस कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सेक्शन 8 कंपनी तुम्हारी एनपीओ होगी, नॉट फॉर प्रॉफिट। जबकि एक अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है तो ऑब्वियसली इट इज फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। दोनों का ऑब्जेक्ट मैच नहीं करता, इस वजह से सेक्शन 8 कंपनी कभी भी ओपीसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। दूसरा केस, ये वाली कंपनी ओपीसी आपकी कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसका रीजन ये है, एक अकेला बंदा है, पब्लिक का पूरा पैसा लेके भाग गया तो क्या करोगे? लाइबिलिटी तो लिमिटेड है ना, समझ आ रही है चीज? तो क्या बोला? पहले ही बोल दिया, ओपीसी कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जो बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं या लेते हैं, गलत है कि नहीं बताओ? तो इसने बोल दिया ओपीसी कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में
पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी बनने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना पड़ता है। क्या क्या शर्तें हैं वो सुनो। हाँ, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ ओपीसी। जैसे अपन है नेचुरल पर्सन, ओनली नेचुरल पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ और नॉमिनी ऑफ ओपीसी। प्लस क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। एक और शर्त है, कम से कम इंडिया में पिछले साल 120 दिन रहा हो, resided in India for at least a period of 120 days in the previous year, तभी वो मेंबर या नॉमिनी बन सकता है आपकी इस कंपनी का। ठीक है, ये जो आपकी कंपनी है इसके प्रोविज़न को अगर आपने फॉलो नहीं किया, पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपये की। कितने की लगेगी? 10,000 की। और जब तक आप उस गलती को सुधारोगे नहीं, 1,000 रुपीज़ पर डे फाइन एडिशनल लगेगा। नॉर्मल पेनल्टी 10,000 रुपये है, और अगर गलती को सुधारोगे नहीं तो 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। देन आई विल से 10,000 प्लस 1,000 पर डे, 10,000 प्लस 1,000 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ते हैं, देखो। सेक्शन 3(1)(c कहता है 1 पर्सन लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए चाहे तो ओपीसी बना सकता है। एक ही मेंबर है, मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। किसकी फॉर्म में बनेगी? प्राइवेट कंपनी के रूप में बनाई जाएगी। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ओपीसी की कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, इजी कर दिया गया है। इसको बनाना भी आसान है और इसकी रिक्वायरमेंट्स भी कम है, एग्जेम्पशंस मिलती हैं खूब सारी। आगे क्या बोला, जैसे हर कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, यहाँ पे भी होगी। हर कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, वैसे ही यहाँ पे भी लिमिटेड होगी। अब इसके बेसिक जो फीचर्स दिए हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, प्लस उसकी क्या लगानी पड़ेगी? कंसेंट, कि वो नॉमिनी बनने को तैयार है। नॉमिनी कभी भी अपनी कंसेंट वापस ले सकता है और मेंबर कभी भी नॉमिनी को बदल सकता है बाय गिविंग नोटिस। क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। माइनर इस कंपनी का मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता। माइनर इस कंपनी का मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता। कौन कौन बन सकता है मेंबर या नॉमिनी? तो पहला है नेचुरल पर्सन, दूसरा इंडियन सिटीजन। तीसरे में थोड़ा सा चेंज आया है, 2 अटेम्प्ट पहले कोविड के टाइम क्या कर दिया है, वेदर ऐड करना, वेदर इंडियन रेजिडेंट और नॉट, वेदर इंडियन रेजिडेंट और नॉट, बट has resided in India for at least 120 days in the previous year. पिछले साल भारत में कम से कम 120 दिन निवास किया है। इंडियन रेजिडेंट की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आया है, वो कल भी 182 डेज थी, आज भी 182 डेज है। कहाँ चेंज आया है? कंपनीज एक्ट में। लैंग्वेज क्या कर दी है? वेदर इंडियन रेजिडेंट और नॉट, लेकिन उसने भारत में कम से कम पिछले साल कितने दिनों में? 120 डेज इंडिया में स्टे किया है। रिजाइडेड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट 120 डेज। वही आपका इसका किसका? ओपीसी का नॉमिनी या मेंबर बन सकता है। याद रहेगी चीज? क्या चीज? कौन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? मैंने यहाँ पे सही करवाया ना इस चीज को, थर्ड मैंने चेंज करवा दिया। वेदर इंडियन रेजिडेंट और नॉट, चाहे इंडियन रेजिडेंट हो या ना हो, इंडियन रेजिडेंट की डेफिनेशन 182 डेज की है। आप नहीं भी पूरा करो तो चलेगा, लेकिन आपने पिछले साल कितने दिन रह लिए आप यहाँ पे? 120 डेज, आपका क्वालिफिकेशन पूरा है। यू कैन बी अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी। आज के दिन क्वेश्चन आए ना, 182 डेज के अकॉर्डिंग आंसर नहीं होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? 120 डेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है। लिमिट चेंज हो चुकी है, आपकी बुक में अमेंडेड लिमिट ही है, तो मैं अभी ICI से कराऊंगी तब देख लेना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इंडियन रेजिडेंट की डेफिनेशन है, नहीं भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो डीम्ड है। 182 डेज जिसने लास्ट ईयर इंडिया में रिजाइड किया है वो आपका इंडियन रेजिडेंट होता है। सेक्शन 8 कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती।
ये कंपनी कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये वाला पोर्शन मिनिमम 1 डायरेक्टर लिखा हुआ है, कम से कम 1 डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। जो अकेला मेंबर है वो डायरेक्टर भी हो सकता है। मैक्सिमम लिमिट डायरेक्टर की नहीं दी हुई है, मैक्सिमम 15 तक जा सकते हैं। मेंबर की लिमिट है मिनिमम 1 मैक्सिमम 1, डायरेक्टर की नहीं है। डायरेक्टर मेंबर हो ये ज़रूरी नहीं होता, डायरेक्टर मेंबर हो ये ज़रूरी नहीं होता। मिनिमम 1 मैक्सिमम 1 लिमिट किसकी है? मेंबर की है। डायरेक्टर कम से कम 1 होना चाहिए, ज़्यादा यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट वैसे कितनी है? 15। ओनली मेंबर कैन नॉट बी द डायरेक्टर। यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन काट दो, क्योंकि ये पहले हुआ करता था, हटा दिया गया है। कन्वर्जन वाला पोर्शन हट चुका है। आज के दिन बात करें तो ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। पहले लिमिट हुआ करती थी। पेनल्टी कितनी है? 10,000 प्लस 1,000 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। 10,000 रुपये तो नॉर्मल पेनल्टी है, जब तक गलती को सुधारोगे नहीं 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एडिशनल फाइन लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? ICI से करा दूँ यही चीज़? क्या चीज़? हाँ, सेक्शन 8 में कहाँ हो सकती है? तो अभी अभी बता दिया, वही की वही है। सेक्शन 8 पे तो प्रोहिबिशन है ना। सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट है, ओपीसी तुम्हारी फॉर प्रॉफिट है, तो पहले ही बोल दिया सेक्शन 8 तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। ये चीज़ तो हमने भी शुरू में लिख दी ना, कैन नॉट कन्वर्ट इनटू ओपीसी। कन्वर्जन का पॉइंट कहता है इसके अलावा भी कन्वर्जन नहीं हो सकता था पहले, अब हो सकता है। एक बार कंपनीज एक्ट डाउनलोड कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स आ जाओ 5.9 पे। 1 कंपनी है, पहले नीचे एक चार्ट आ रहा होगा, वो देखो एक बार यही पॉइंट्स हमने पढ़े थे क्या? देख लो एक बार, ये पॉइंट्स पढ़ो एक बार, सारे सेम ही है जो हमने पढ़े थे। ओपीसी हमेशा प्राइवेट कंपनी के रूप में बनती है। वन पर्सन कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 ने नई तरीके की कंपनी लॉन्च की है। कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इवन बाय अ सिंगल पर्सन। सेक्शन नंबर क्या है? 262। ओपीसी ऐसी कंपनी है जहां पर एक ही पर्सन होता है एज अ मेंबर। प्रोसीजर रिक्वायरमेंट को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। एंकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस। लिमिटेड लाइबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सारी चीज़ें चार्ट में कवर हो चुकी थी। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट हैव बीन सिंप्लीफाइड। ओपीसी प्राइवेट कंपनी के रूप में बनाई जाती है विद द मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। लेकिन आज के दिन बात करें तो कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। ओपीसी के मेन पॉइंट्स कर लो, कॉन्सेप्ट कंप्लीटली कवर हो जाती है। ओपीसी में ओनली 1 पर्सन एज मेंबर, कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेमोरेंडम के अंदर आपको एक पर्सन का नाम बताना पड़ता है जो कि सब्सक्राइबर की डेथ या इनकैपेसिटी के केस में मेंबर बनेगा। दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग अबाउट
नॉमिनी। नॉमिनी का कॉन्सेप्ट है, एमओए में नाम देना पड़ेगा। अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम, उसकी क्या लेनी पड़ेगी? नॉमिनी की रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी और फाइल करनी पड़ेगी आरओसी के पास। नॉमिनी अपनी कंसेंट कभी भी वापस ले सकता है, मेंबर कभी भी नॉमिनी को चेंज कर सकता है। क्या देना पड़ेगा? नोटिस। क्या देना पड़ेगा? नोटिस। एनी सच चेंज, ये पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, कौन बन सकता है? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 120 days इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वही इसका मेंबर बन सकता है, वही इसका नॉमिनी बन सकता है। एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी मतलब मेंबर, और दूसरा क्या बोला? नॉमिनी। 3 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, इंडियन रेजिडेंट और नॉट बट स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 120 days। एक पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता, एक पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी में नॉमिनी नहीं हो सकता। एक पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता, एक से ज्यादा ओपीसी में नॉमिनी भी नहीं हो सकता। पढ़ लो, यही लिखा हुआ है। दिस इज अलाउड। आगे क्या दिया है? नो माइनर विल बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी। माइनर यहाँ पे मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता, पढ़ा था हमने। हाँ, नहीं बना सकता। एक पर्सन एक कंपनी में मेंबर और एक कंपनी में नॉमिनी हो सकता है। हाँ, अगर डेथ हो गई देन ही हैज टू चूज बिटवीन द 2 कंपनीज, किसको वो कंटिन्यू करना चाहता है, चूज करना पड़ता है। आगे ये इंटर में डिटेल में आएगी ये चीज। नेक्स्ट क्या दिया? सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 कंपनी, क्योंकि वो एनपीओ की फॉर्म में और ये फॉर अर्निंग प्रॉफिट है, इसलिए कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। दोनों का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पर? वो देखो, ये कंपनी आपकी एनबीएफसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। एक अकेला बंदा है, पब्लिक का पैसा लेके भाग गया तो लोगों के पास रेमेडी नहीं होगी, इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ओपीसी या उसका कोई भी ऑफिसर अगर इन प्रोविज़न को फॉलो नहीं करता जो सेक्शन 262 में बताए गए हैं, पेनल्टी लगेगी विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़। पूरा नहीं किया तो फर्दर फाइन कितना है? 1,000 रुपीज़ पर डे टिल द कॉन्ट्रवेंशन कंटिन्यूज। नॉर्मल पेनल्टी 10,000 और 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा लगेंगे जब तक कि इस गड़बड़ को सही नहीं करोगे। क्लियर है ये वाली चीज़? इसके ऊपर आपका प्रैक्टिकल भी आता है, आपका थ्योरी भी आता है। थ्योरी क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का आ चुका है ओपीसी पे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ओपीसी पे आ चुका है। वो किस कॉन्सेप्ट पे पूछा जाएगा? 120 डेज वाली कॉन्सेप्ट। एक बार इसी यूनिट के एंड में आओ, आई थिंक इसमें इसका क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने पीछे, नविता करके आई थिंक है। यस, क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार, पेज नंबर बताती हूँ तुम्हें, 5.36 ओपीसी का क्वेश्चन दिया हुआ है। नवीन ने एक ओपीसी बनाई है और अपनी सिस्टर नविता को नॉमिनी बना दिया है। नविता जो है पूरी तरीके से भारत से बाहर जा रही है ड्यू टू हर मैरिज अब्रॉड। ड्यू टू दिस फैक्ट शी इज विदड्रॉइंग हर कंसेंट एज नॉमिनेशन। अब वो अपनी कंसेंट विदड्रॉ कर रही है एज अ नॉमिनी। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, इफ द नविता इज लिविंग इंडिया परमानेंटली इज इट मैंडेटरी टू विदड्रॉ हर कंसेंट? पूरी तरीके से भारत से बाहर जा रही है तो करनी ही पड़ेगी। 3 रिक्वायरमेंट थी भाई, इंडियन सिटीजन पूरा कर रही है, नेचुरल पर्सन पूरा कर रही है, पर भारत में 120 दिन कहाँ रहेगी? परमानेंटली आउट ऑफ इंडिया जा रही है, ये कंडीशन है ना, विड्रॉ करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड, उसने स्टेटस ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया आफ्टर मैरिज भी मेंटेन किया है तो क्या वो ओपीसी बने रह सकती है एज अ नॉमिनी? द आंसर इज यस। भाई नेचुरल पर्सन तो है ही, इंडियन सिटीजन तो है ही, भारत से बाहर रह रही है, लेकिन रिक्वायरमेंट इंडियन रेजिडेंट की पूरी कर दी। 182 दिन भारत में रह ली, हम तो कहते हैं सिर्फ 120 दिन भी रह ली ना
तो भी वैलिड है। अब तो लॉ ये कह रहा है वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट, बट हैज स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब आंसर देखो कैसे देना है, क्योंकि 120 डेज की लिमिट डाल के आनी पड़ेगी, 182 डेज से काम नहीं चलेगा। अब 7th का आंसर देखो, आई थिंक इन्होंने अमेंड कर दिया होगा अकॉर्डिंगली। ये वाला देखो 120 डेज आ गई ना, पहले कितना हुआ करता था 182 डेज, अब कितना कर दिया है 120 डेज, चाहे इंडियन रेजिडेंट हो या ना हो। एक मुझसे पूछा है हाउ मच टू राइट इन लीगल प्रोविजन ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ ओपीसी। ओपीसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेटा कितने नंबर का आता है उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन का आईसीआई ने आंसर देखो कितना शॉर्ट में दिया है, कृतिका सिर्फ 2-2 नंबर के क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दिया, जो चीज़ पूछी जा रही है उसके अकॉर्डिंग आंसर किया है, क्योंकि ओपीसी अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है। 6 मार्क्स का मैंने आपको बताया, थ्योरी भी आ सकता है, पूरा डिस्क्राइब करने मत बैठना, अगर प्रैक्टिकल आए तो जो पॉइंट लिंक हो रहा है बस वही डिस्क्राइब करना। यहाँ पे कौन सा आपको डिस्क्राइब करना था कि हु कैन बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी, वो पॉइंट डिस्क्राइब होना चाहिए था बस, वो इन्होंने क्लियरली कर दिया। और कोई ओपीसी का है क्या इसमें? ये वाला कर लो, ये बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। आपको बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, पहला पॉइंट। हाँ इनकरेक्ट है। कंपनी जो है लीगल पर्सन है, इज केपेबल ऑफ होल्डिंग, डिस्पोजिंग, ओनिंग द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, सही है। नेक्स्ट बोलना, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और पब्लिक में कम से कम, बिल्कुल सही है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इज करेक्ट। 8 हो चुका है हमारा, 7 हो चुका है, 6 अभी पेंडिंग है, ये भी हुए नहीं है। फर्स्ट कर चुके हैं, 5th कर चुके हैं, फर्स्ट हो चुका है और 5th हो चुका है। अब हम प्राइवेट कंपनी, सेक्शन नंबर है तुम्हारा 268, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा ही रख लेते हैं, बाद में चाहे छोटा कर लेंगे। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 268, सेक्शन नंबर याद रखना है, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन नंबर याद रखना है, सेक्शन नंबर 268। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो ये होते हैं बेसिकली कि ये जो है ना पब्लिक के बीच में इशू लेके नहीं जाएंगे, इनको फाइनेंस अरेंज करना है तो पब्लिक के लिए इनविटेशन नहीं जाएगी। 3 चीज़ों से कवर करेंगे, देखो यहाँ वर्ड यूज़ किया है RLB, 3 चीज़ से याद कर सकते हो। कैसे? R स्टैंड्स फॉर रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन क्या है? ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स एक तरीके से बोलना चाहते हैं कि फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते जैसे पब्लिक के होते हैं। पब्लिक कंपनी के शेयर्स तो आप इजीली स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हो ना, प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा केस नहीं होता है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बिटवीन द मेंबर्स, पब्लिक में ट्रांसफ़र अलाउड नहीं होता। तो पहली चीज़ क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ दी शेयर्स। दूसरा लिमिट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200। इस 200 के अंदर एम्प्लॉय कम मेंबर्स और एक्स एम्प्लॉय कम मेंबर्स को शामिल नहीं किया जाता। इस 200 की गिनती में एम्प्लॉय कम मेंबर्स या एक्स एम्प्लॉय कम मेंबर्स को शामिल नहीं किया जाता। जॉइंट शेयर होल्डर को 1 काउंट किया जाएगा। ABC 3 जनों ने मिलकर शेयर्स खरीदे, 200 की गिनती में इन्हें 1 काउंट किया जाएगा। मिलके शेयर्स खरीदे ना तो एक ही काउंट किया जाएगा। जॉइंट शेयर होल्डर्स आर काउंटेड एज 1। यहाँ प्रैक्टिकल बनता है। एम्प्लॉयज़ और एक्स एम्प्लॉयज़ हैं वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर 200 की गिनती में नहीं है, वो इसके अलावा हैं, वो अलाउड है। क्या चीज़ दी? लिमिट दी है, मैक्सिमम नंबर कितने मेंबर्स के? 200, एक्सेप्ट OPC। क्यों? OPC में तो मिनिमम भी बेटा 1 है, मैक्सिमम भी 1 है, और वो भी प्राइवेट कंपनी के रूप में बन रही है, तो क्या लिख दिया? एक्सेप्ट OPC। लिमिट लगाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200, एक्सेप्ट एम्प्लॉय कम मेंबर्स, एक्स एम्प्लॉय कम मेंबर्स। एम्प्लॉय कम मेंबर्स मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और उनके पास शेयर्स भी हैं,
उनको 200 गिनती में नहीं लेना। या कंपनी के पहले कभी एम्प्लॉयज़ थे, आज के दिन एम्प्लॉयमेंट तो ख़त्म हो गया लेकिन उनके पास शेयर्स अभी भी हैं, एक्स एम्प्लॉय कम मेंबर्स, उनको भी इस 200 की गिनती में नहीं लिया जाएगा। आगे बोला प्रोहिबिशन, पी फॉर प्रोहिबिशन, RLP याद रखना, डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। RLP, R मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, L मतलब लिमिट मैक्सिमम 200, P मतलब प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑन इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटी। पब्लिक को इन्वाइट नहीं करेंगे कि आप हमारी सिक्योरिटीज में पैसे लगाओ। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड्स अरेंज होंगे, पब्लिक के बीच में इशू लेके नहीं जाओगे। ये तीसरा रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन टू इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज। ज्वाइंट शेयर होल्डर को कितना काउंट करना है? 1। कम से कम कितने बंदे होने चाहिए? 2। ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 200। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। अच्छी बात बताऊं, तुम्हारे कोर्स में जितनी भी एंटिटीज़ हैं किसी में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ना तो पार्टनरशिप फर्म में, ना ही LLP में, ना ही किसी कंपनी में। साफ बोल रही हूँ, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इन एनी कंपनी और एनी एंटिटी विच इज़ इन योर कोर्स। क्या आ गया यहाँ के अंदर? नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्मॉल कंपनी OPC प्राइवेट कंपनी के रूप में बनेगी। OPC तो तुम पढ़ चुके हो, अभी अभी पढ़ा तुमने, इज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी अभी तुम्हें पढ़ाई जाएगी। प्राइवेट कंपनी समझ में आई क्या यहाँ तक, ये बताओ मुझे। तो एक बार प्राइवेट कंपनी के प्रैक्टिकल तो कल कराऊंगी, यहाँ तक की थ्योरी ICI से कंप्लीट कर लो। CP5 आएगा। प्राइवेट कंपनी सेक्शन नंबर 268। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जिसके आर्टिकल्स में रेस्ट्रिक्शन है, याद करो RLP। R मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर द शेयर। सेकेंड लगाएगा लिमिट, कितने लिमिट है? मैक्सिमम 200, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ OPC। OPC में तो मिनिमम भी 1 है, मैक्सिमम भी 1 है। Provided that where 2 or more person hold 1 or more shares jointly, they will be counted as a single member. जॉइंट शेयर होल्डर को 1 काउंट किया जाएगा, जॉइंट शेयर होल्डर को 1 काउंट करेंगे 200 के लिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट जो पर्सन एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब एम्प्लॉय कम मेंबर्स, या फिर जो पहले एम्प्लॉयमेंट में थे, आज के दिन एम्प्लॉयमेंट तो ख़त्म हो गया लेकिन मेंबर अभी भी है, एक्स एम्प्लॉय कम मेंबर्स, उनको 200 की गिनती में नहीं लिया जाएगा। शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ द मेंबर्स। प्रोहिबिशन किस चीज़ पे? प्रोहिबिट द इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटी। पब्लिक को इन्वाइट नहीं करोगे कि हमारी सिक्योरिटीज में पैसे लगाओ। सिग्निफिकेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, साफ साफ बोल दिया, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। कम से कम कितने? 2, मैक्सिमम कितने? 200। और इस 200 के अंदर प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स और अर्स्टवाइल एम्प्लॉय कम मेंबर्स, मतलब एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स, इनको नहीं लेना। राइट टू ट्रांसफर शेयर रेस्ट्रिक्टेड, नो कैनॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज। स्मॉल कंपनी OPC प्राइवेट कंपनी के रूप में बनाई जाती है। याद कैसे करना है प्रोविज़न वो सुनो, क्यों? क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ये जाएगा लीगल प्रोविजन। इन पॉइंट्स को करा जा सकता है थोड़ा सा, एम्प्लॉय कम मेंबर्स, एक्स एम्प्लॉय कम मेंबर्स। ये लाइन, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल्स। आज के दिन हमें पता है कोई मिनिमम कैपिटल नहीं है, पर एक्ट में तो यही लाइन दी हुई है। उसके बाद में 3 चीजें बता देना, RLP। भाई टाइम कम हो तो L वाले को शॉर्ट कर लेना अपनी लैंग्वेज में, पर बातें तो तीनों आनी चाहिए। R मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, L मतलब लिमिट ऑन द मेंबर्स मैक्सिमम 200 बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय कम मेंबर्स, एक्स एम्प्लॉय कम, joint shareholders will be counted as 1. Prohibition on the invitation to the public to subscribe for the securities. ये चीज़ आपकी आनी चाहिए लीगल प्रोविज़न में, तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इतना कर लोगे आज, यहाँ तक करो।
कोई क्वेरी है किसी की तो पूछो मुझसे एक बार. एनी क्वेरी? कृतिका, कुशाग्र, आशीष, एनीवन बेटा? नो डाउट? चलो फिर आज यहाँ तक लिया है अपन ने, आगे फिर कल से कंटिन्यू करेंगे.